न्यूज़ीलैंड से सीरीज़ जो हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। सीरीज़ तो हम जीत चुके हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट मैच था पाकिस्तान वर्सेस न्यूज़ीलैंड का, वो हम अनफॉर्चुनेटली हार चुके हैं। और अगर हम पहले मैच की बात करें तो पहले मैच में ही हमारे जो ओपनर्स हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। जैसे कि फ़खर जमान और इमाम उल हक ने ओपनिंग स्टैंड बहुत ही अच्छा दिया था। उन्होंने हमें 287 का ऑलमोस्ट टारगेट दिया था पहले मैच के अंदर। तो फ़खर ज़मान की सेंचुरी और इसका इमाम उल हक की जो है ना हाफ सेंचुरी की वजह से हम जो है ना मैच जीत गए थे। और उसके अलावा और भी जो हमारे बैटर्स आए हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कैप्टन है बाबर आजम, वो 49 पर आउट हो गए थे, लेकिन उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई गई थी। और अगर हम रिजवान की बात करें तो हमें पाँचवें छठे नंबर पर एक अच्छा फिनिशर मिल गया है। मीन्स के ओडीआई के अंदर जिस तरह से उसने परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही अच्छी दिखाई है। हम रिजवान के इस नंबर पे बैटिंग करने से जो है ना हमारी जो टीम में कमी थी ना एज ए फिनिशर की, वो कंप्लीट हो गई है। दूसरा मैच भी देखा जाए तो 51 रन के इनिंग्स खेल कर रिजवान ने उसे फिनिश किया था। हमें उन्होंने टॉम लैथम और मिचेल की वजह से जो उन्होंने 337 रन्स का टारगेट सेट किया था, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी सेकंड मैच के अंदर। लेकिन हमारे जो ओपनर्स आए फ़खर ज़मान और उसके अलावा हमारे जो इमाम उल हक थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। फ़खर ज़मान ने 180 रन्स की इनिंग्स जो खेली थी ना, उसकी वजह से जो है हमारा जो मैच का पासा था ना, वो पाकिस्तान की टीम की तरफ पलट गया था। और उसके अलावा हमारे दूसरे प्लेयर जो हमारे इमाम उल हक हैं, उन्होंने भी 60 रन्स की इनिंग्स खेली थी और बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली थी। मीन्स के अगर उनकी ओवरऑल बैटिंग देखी जाए इमाम उल हक की, तो वो ओपनिंग में स्टार्ट अच्छा देते हैं और दूसरे ओपनर के साथ। लेकिन दूसरे तीसरे मैच के बाद उसे पता नहीं क्यों ड्रॉप कर दिया था। वो मेरे ख्याल से उसने जो वो बयान दिया था कि वर्ल्ड कप करीब है, कि हमें अब इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। इसी बात को जो है ना कैप्टन और कोचेस ने बहुत जो है ना सीरियस ले लिया है। अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो इसी को बाहर निकालो पहले। मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा था पहले 2 मैचेस में। एक में उसने 60 ऑलमोस्ट रन्स किए, एक में 24 किए हैं, और थर्ड मैच में उसने ऑलमोस्ट 90 रन्स की इनिंग्स खेली थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसे जो है ना फोर्थ मैच में ड्रॉप करके और प्लेयर को चांस दे दिया था, आई थिंक अब्दुल्ला शफीक को। लेकिन उनके आने के बावजूद भी जो हमारा ओपनिंग जो पेयर था ना, वो उस तरह से नहीं रहा। उन्होंने पहले फोर्थ मैच में तो उन्होंने कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी अब्दुल्ला शफीक ने, और ऑलमोस्ट 4-5 रन्स जो है ना वो बनाकर आउट हो गए थे। सेकंड मैच उनका जो अगला मैच था उसमें उन्होंने उसे भी बिठाकर शान महसूद को जगह दे दी थी। शान महसूद ने भी इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी और वो भी जल्दी आउट होकर चले गए थे। मतलब कि जो हमारा ओपनिंग पेयर था, जो हमें अच्छा स्टार्टअप दे रहा था, उसे जो है ना उन्होंने तोड़ दिया। और चौथे मैच में भी मीन्स के उसे बाहर कर दिया। हालाँकि जो हमारी आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग तीसरे मैच के बाद आई थी, पहले नंबर पर जो है हमारे बाबर आज़म थे, दूसरे नंबर पे हमारे फ़खर ज़मान थे, और तीसरे नंबर पे जो हमारे ना इमाम उल हक थे। इमाम उल हक की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से भी वो टॉप पर आए थे। लेकिन उन्हें ना खिलाकर ही उसके साथ ज़्यादती की गई है, मेरे हिसाब से तो ये कह सकता हूँ मैं। लेकिन अगर देखा जाए तो दूसरों को भी चांस देना चाहिए था, क्योंकि हम सीरीज़ तो जीत गए थे। लेकिन ये उसकी जगह पर किसी और को चांस देना, मतलब कि जो हमारा ओपनिंग पेयर जो हमें अच्छा स्टार्टअप दे रहा था, ये मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है। जो बंदा मिडल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर रहा था, या बैकअप में जो थे वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनकी जगह पर हम उन्हें खिला सकते थे। लेकिन जो हमारा एक सेट बैट्समैन है, जो एक फॉर्म में आ रहा है, और उसके अलावा उसकी ओडीआई रैंकिंग में भी मीन्स की बढ़ोतरी आई है, और अगर ना खेलने की वजह से दूसरे प्लेयर्स उससे आगे आ गए, तो ये भी उसके लिए इशू वगैरह बन सकता था। लेकिन ख़ैर हम जो है ना वो चौथा मैच जीतने के बाद जो है ना आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गई थी, वो भी सिर्फ़ 1 दिन के लिए, क्योंकि पाँचवाँ मैच जब हम हारे हैं तो हमारी रैंकिंग जो थी ना वो दोबारा डाउन हो गई थी। हमारी रैंकिंग जो थी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक 0.2 समथिंग इस तरह से जो है ना हम उन दोनों से आगे थे। लेकिन जैसे ही हम पाँचवाँ मैच हारे, हमारी जो रैंकिंग थी वो डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से हम दोबारा जो है ना अपने तीसरे नंबर पे आ गए हैं। लेकिन अगर हमारे प्लेयर्स की बैटिंग रैंकिंग देखी जाए तो हमारे टॉप 3 जो बैटर्स हैं, वो भी हमारे यानी कि पाकिस्तान के ही हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में। ये बाबर आज़म की कैप्टनसी में हम पिछले 52 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार जो है ना आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में पहले नंबर पर आए हैं। और जब बाबर आज़म ने डेब्यू किया था ओडीआई के अंदर, आई थिंक 2016 में, उस वक़्त पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी 9th नंबर पर थी। और उसके बाद जब पाकिस्तान के बाबर आज़म कैप्टन बने, उसके बाद जो परफ़ॉर्मेंसेस दिखाई उन्होंने और उनकी टीम ने, और उन्होंने अपनी कैप्टेंसी एबिलिटी दिखाई, इसकी वजह से जो है ना हम पहले नंबर पर पहुँच सके।
हम आखिरी मैच भी जो हारे हैं ना वो भी बहुत क्लोज होकर हारे हैं। उन्होंने हमें 300 का टारगेट सेट करके दिया था और हम ऑलमोस्ट 261 पर पहुंच चुके थे और हमारी जो है ना ऑल टीम आउट हो चुकी थी। लेकिन हमारे जो मोहम्मद इफ्तिखार हैं उन्होंने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। उन्होंने ऑलमोस्ट 80 समथिंग की उन्होंने इनिंग्स खेली है और बहुत ही फास्ट इनिंग्स खेली है। लेकिन दूसरे एंड से जो हमारे बैट्समैन थे वो आउट होते गए जल्दी, जिसकी वजह से हमारे आउट हो गया। हमारे अभी 4 ओवर बचे हुए थे और हमें 4 ओवर में 49 रन रिक्वायर्ड थे। तो आई थिंक ये बन सकता था स्कोर अगर हमारे जो बैट्समैन दूसरे एंड पर जो थोड़ा सा स्टे कर जाते, क्योंकि हमारे इफ्तिखार जो थे वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस में थे। और अब बात करते हैं इस मैच के कुछ रिकॉर्ड्स की जो इस मैच में बने हैं। बाबर आजम के जो है ना फास्टेस्ट 5000 रन्स भी कंप्लीट हो चुके हैं और उन्होंने 100 ओडीआई भी कंप्लीट कर चुके हैं बाबर आजम। और अगर हम मिनिमम 50 इनिंग्स की जो देखें तो उसमें जो बाबर आजम की है ना हाईएस्ट एवरेज है। और उसके बाद जब हम फ़खर जमान की बात करते हैं तो उन्होंने बाबर आजम को क्रॉस करके 66 इनिंग्स में जो है ना वो फास्टेस्ट 3000 रन्स कंप्लीट किए हैं। बाबर आजम 68 इनिंग्स में इन्होंने कंप्लीट किए थे और फ़खर जमान ने 67 ने। और उसके अलावा अगर हम फ़खर जमान की बात करें तो उन्होंने जो 90 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ 45 प्लस एवरेज के साथ खेल रहे हैं। इस लिस्ट में भी वो उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है। और उसके अलावा भी हमारे और भी दूसरे प्लेयर्स हैं जिन्होंने भी जैसे ओडीआई रैंकिंग में हमारी टीम एक दिन के लिए आई है पहले नंबर पर। और उसके अलावा टॉप 3 बैट्समैन भी हमारी टीम की तरफ से थे ओडीआई रैंकिंग के अंदर। अब बात करते हैं कुछ आईपीएल की। आईपीएल के जो मैचेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट 70 में से 52 मैचेस जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन अब तक ये समझ नहीं आ रही कि कौन सी टीम बाहर हुई है और कौन सी नहीं। अभी तक सारी टीमें जो है ना वो टूर्नामेंट के अंदर इन है। मतलब कि किसी का भी चांस है कि वो प्ले ऑफ में जा सकता है और किसी का भी चांस है कि वो निकल सकता है। टॉप वाला भी निकल सकता है और जो नीचे से टॉप पर है वो भी यानी कि क्वालिफाई कर सकता है प्ले ऑफ्स के अंदर इतने मैचेस होने के बाद। जो जिस तरह से ये मैचेस हो रहे हैं मुझे इस तरह से ये फिक्स लग रहा है, जिसकी वजह से मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा इतना। और पिछले कुछ मैचेस में देखें तो हमारे जो रोहित शर्मा है वो अब टॉप पर पहुंच गए हैं डक्स के अंदर, यानी कि आईपीएल के अंदर मोस्ट डक्स बाय एनी प्लेयर हो चुके हैं। बैक टू बैक 2 डक्स हुए हैं इनकी पिछले मैचेस में। और आईपीएल के अंदर जो विराट कोहली और नवीन उल हक की कुछ मैच पहले जो थी ना वो गर्मा गर्मी बहुत हो गई थी और दोनों के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाजात जो हुए थे एक दूसरे के दरमियान ट्रांसफ़र जो नहीं होने चाहिए थे। और मैच के एंड में जो है ना वो गौतम गंभीर भी नवीन उल हक के साथ ग्राउंड में आ गए थे। उनकी भी विराट कोहली के साथ बहुत अच्छी बहस हुई थी। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है ना स्पोर्ट्स में स्पिरिट के हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज़ है। मींस के एग्रेशन मैच के प्लेग्राउंड में चलता है लेकिन इस हिसाब से नहीं हो कि एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दें। अगर हम पास्ट में भी देखें तो विराट कोहली और गौतम गंभीर के दरमियान काफ़ी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। आईपीएल के अंदर भी हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी उनके बहुत इख्तिलाफ़ात वगैरह चलते रहते थे। लेकिन इस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था। मींस के अगर एग्रेशन होता है प्लेग्राउंड में होना चाहिए। मैच ख़त्म होने के बाद एग्रेशन और सारे इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो जाने चाहिए। लेकिन ये उनका एक पर्सनल इशू है। खैर हम मैचेस की बात कर रहे थे आईपीएल के अंदर के अभी तक जो मैचेस हो रहे हैं 70 में से 52 मैचेस हो चुके हैं। अभी तक सारी टीम जो है ना वो टूर्नामेंट के अंदर इन है, अभी तक कोई बाहर नहीं हुआ। मतलब कि जब मैच स्टार्ट होता है तो हमारी मैच की कंडीशन कुछ और होती है, लेकिन जब एंड होने पे आता है तो मैच का पासा किसी और तरफ पे पलट चुका होता है। मीन्स कि इस तरह से उन्होंने स्क्रिप्टेड मैचेस किए हुए हैं आईपीएल के अंदर कि हमें कुछ नहीं पता कि आगे कौन क्या कर जाएगा। मीन्स के जैसे हमारे जो रोहित शर्मा है इतनी अच्छी फॉर्म में होते हैं ऑलमोस्ट इंटरनेशनल मैचेस में भी और जगह पर भी, यहाँ पर मोस्ट एक्सपायरिंग प्लेयर हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जब हम विराट कोहली की बात करते हैं इंटरनेशनल मैचेस में हमने उनकी परफॉर्मेंस देख चुके थे कि वो किस तरह से उनका डाउनफॉल हो रहा था ऐसा ऐसा। लेकिन वो उनका एक अलग मैटर है। लेकिन इधर वो है ना बैक टू बैक जो है ना वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज मारे जा रहे हैं। ऑलमोस्ट उन्होंने 10 मैचेस में 650 और 1 सेंचुरी आई थिंक इस तरह से कोई इन्होंने स्कोर किया है आईपीएल के अंदर। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।